नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी अब मुझसे उम्मीद मत करना। उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। शाम के 7 बज चुकी थी। अभी तो उसे सब्जियां भी खरीदना था। घर पर आज के खाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं थी। ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर, जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वो लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननन तनु को देखकर उसका पूरा मूड ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा यही सवाल दिमाग में कौंधा। तभी सासू माँ मायाची की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। दिव्या ने ना कोई नमस्ते की, ना और कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर तनु उसे देखती रह गई। फिर उसने मायाची की तरफ देखा और शिकायत करने लगी। मम्मी, आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है जो आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करके गई? आपके घर में मेहमानों की इसी तरह से स्वागत होता है? पर मायाची ने तनु को उसे नज़रअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर दिव्या ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर तनु लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट की भूख दिमाग में चल रही हलचल से कहाँ शांत होती है। फिर ऊपर से ननद रानी आई हुई है, तो चाहे मन हो या ना हो, उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो ना करो, वो खाना तो खाकर जाएगी ही। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। दिव्या अभी सब्जी सुधारी रही थी कि इतने में मायाची रसोई में आई और आते ही से ही बोली, दिव्या, ये क्या तरीका है? तनु पूरे 5 महीने बाद मायके आई है। कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी तुम। दिव्या ने एक नज़र मायाची की तरफ देखा और कहा, आप अब भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वो ननद है तुम्हारी और उम्र में बड़ी भी तुमसे। उनका ओहदा भी तुमसे बड़ा है, इस लिहाज से ही नमस्ते कर लेती। मायाजी ने कहा तो दिव्या सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उनके ऐसे है नहीं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो दिव्या, तनु माँ बनने वाली है। वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपनी मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बन रही हैं। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूँ जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी। वो आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा, कहकर दिव्या ने गैस पर सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। पर एक बार भी पलट कर मायाजी की तरफ नहीं देखा। आखिर मायाजी भी क्या कहती? उसकी बेटी के कर्म भी ऐसे ही रहे थे। इसलिए पलट कर वापस हॉल में आकर तनु के पास बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई दिव्या के हाथ खाना बनाते समय तेजी से चल रही थी, पर दिमाग में उसकी यादें घूम रही थीं, जिसे याद कर तनु के लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। दिव्या और आशीष की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास मायाजी और ननद तनु ही थी। आशीष और तनु जुड़वा भाई बहन थे, इसलिए तनु दिव्या से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए मायाजी लड़का देख ही रही थी, पर पहले आशीष के लिए उन्हें दिव्या पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने आशीष की शादी पहले कर दी। मायाजी तनु पर कभी रोक टोक नहीं करती थी, इस कारण वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। ये बात उसी दिन पता चल गई जब वो दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर ननद को ही बक्सा खोला था तो तनु को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में तनु को इसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए मायाजी ने कहा, पर ये क्या? तनु ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। दिव्या तो उसकी शक्ल देखती रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, तनु तुम्हें एक साड़ी ही निकालना चाहिए थी बेटा, ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियाँ हैं, उसकी मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होंगी।
अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है, इतना तो हक मेरा भी है। तभी तन्नू की मम्मी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने दो जबरदस्ती उठा ली। तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली, और मुझे ये साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर तनु जिद पर आ गई तो माया जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ तनु पहने या दिव्या पहने, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रहे हो। जा तनु फटाफट से साड़ियाँ ले जाकर अपने कमरे में रख दे। माया जी की से पाकर तनु वो साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। दिव्या सिर्फ उसे जाती दिखती रह गई। तनु हर जगह अपनी मनमानी ही करती, दिव्या के लिए तो वो आगे से आगे हर काम तैयार रखती। मजाल है कि दिव्या फ्री होकर आशीष के साथ कहीं घूमने तो चली जाए। एक बार आशीष के स्टाफ में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। आशीष ने दिव्या को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन तनु ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। तनु सिर्फ काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था। तो आखिरकार दिव्या को ही काम पर लगना पड़ा। जब आशीष घर पर आया तो दिव्या को तैयार न देखकर वो बोला, दिव्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरी स्टाफ में पार्टी है तो वहाँ जाना है। यार तुम में जरा सी भी समझ नहीं है। दिव्या ने कहना चाहा कि तनु ने रसोई फैला दी तो आशीष ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब आशीष जाने को हुआ तो तनु तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आखिर आशीष क्या ही था। तनु उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि दिव्या घर में मन मार कर रह गई। पर हैरानी उसी इस बात की थी कि माया जी ने कुछ भी नहीं कहा। उनकी तरफ से उनका घर का काम हो रहा था। अक्सर तनु की यही हरकतें आशीष और दिव्या में झगड़े का कारण बनने लगी थी। पर न तो तनु सुधरी और न ही माया जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि दिव्या माँ बनने वाली है। उसकी और आशीष के लिए ये बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो माया जी और तनु के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में दिव्या को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन दिव्या को चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ा था। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आशीष भी तैयार हो चुका था। दिव्या और आशीष निकलने को हुए तो तनु ने जिद कर ली, भाभी पहले छत पर से कपड़े उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपकी नौकरानी नहीं लगी हूँ जो छत पर से कपड़े उतार कर लाऊंगी। तनु की बात सुनकर आशीष ने कहा, तनु ये काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बीबी के लिए मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर जाकर कपड़े भी नहीं ला सकती। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊँगा। हाँ हाँ, अब बीबी के सामने पानी ही तो भरेगा तू, चोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर आशीष तमतमाता हुआ छत पर कपड़े लेने चला गया। ये देखकर माया जी बोली, दिव्या इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले भी आती। क्या दोनों की बहस सुनी जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा आशीष, ऊपर से तुम दोनों के अंडरगारमेंट्स उतर कर लाएगा। अब माया जी ने भी कह दिया तो दिव्या को छत पर जाना ही पड़ा। वो ऊपर जाने लगी तो तनु बोली, अब थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी है। इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार के भी ले आएगा। उसकी बातें सुनकर दिव्या जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी, लेकिन अभी 7-8 सीढ़ी चढ़ी ही थी कि उसे चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिरी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। आनन फानन में दिव्या को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था, यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत
ज़्यादा चोटिल भी हो गया था। आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वो पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टीस आज भी दिव्या के मन में थी। इस कारण वो तनु को माफ़ी नहीं कर पाई। हालांकि तनु की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन दिव्या ने अपने आप को तनु से दूर ही रखा। वो तनु से बात भी नहीं करती। शादी के समय भी उसका सारा काम आशीष और माया जी ने ही किया था। दिव्या ने तो तनु के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। खैर, दिव्या ने खाना तो बना दिया और अपने कमरे में आ गई। माया जी जानती थी कि दिव्या खाना नहीं परोसेगी, इसलिए वो खुद उठी अपना और तनु का खाना लेकर बाहर आ गई। माया जी को खाना लाती देखकर तनु गुस्सा हो गई और चिल्लाती हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती है? बेटा, मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही है? तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। माया जी तनु को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अपने मायके आई हूँ। इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना उसके पति का है। फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी इनकी सेवा ही कर दे। तनु ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि अंदर दिव्या को सुनाई दे गई। ये सुनकर वो बाहर निकल कर आ गई। ननद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो? इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। दिव्या के मुंह से ये बात सुनकर तनु ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। माया जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप करने का इशारा कर किया, पर इतना तो तनु को समझ में आ गया कि दिव्या उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। और आखिर ऐसा हुआ भी। तनु की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए माया जी ने एक काम वाली रख ली। दिव्या ने तो उसके किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। धन्यवाद दोस्तों।